हेलो बच्चों, मुझे पूरी आशा है कि फिजिक्स के पेपर तो आप लोगों को मिल गए होंगे। मैंने 4 सेक्शन थे, चारों सेक्शन एक अलग अलग वीडियो में मैंने डाले हैं, यानी कि 4 वीडियो हैं फिजिक्स की। ठीक है, एक्सटर्नल के एग्ज़ाम है। अब मैं शुरू कर रहा हूँ आज से ये मैकेनिक्स का। मैकेनिक्स के भी 4 ही पेपर बनेंगे क्योंकि सेम है सबका। 3 घंटे का टाइम है और 4 सेक्शन है इसके अंदर। तो मैं मैकेनिक्स का शुरू कर रहा हूँ विदाउट एनी डिले। मैकेनिक्स में वही सारे के सारे क्वेश्चन सेम एक जैसे ही हैं। जैसे इसमें दे रखा है सेक्शन ए। सेक्शन ए में जो हमारा पहला सवाल है, व्हाट इज मैकेनिक्स। पहला ही सवाल ऐसा है कि जो हर किसी को जानकारी होनी जरूरी है। तो मैकेनिक्स है क्या, मैकेनिक्स के बारे में आप क्या समझते हो। हाँ, थोड़ा चेंज आ सकता है पेपर में। आपको सर बिल्कुल मैच तो कर नहीं रहा। जैसे मैकेनिक्स के बारे में आप क्या जानते हैं, मैकेनिक्स क्या होती है, डिफाइन मैकेनिक्स, व्हाट इज मैकेनिक्स। ठीक है ना, बहुत तरीके से इसको उलट पुलट करके आप क्वेश्चन वो पूछ सकता है। दूसरा है व्हाट इज स्टैटिक्स, है ना, इसके बारे में वही है, डिफाइन स्टैटिक्स, है ना। बहुत सी चीज़ें हैं, जैसे मैं ज़्यादा टाइम खराब नहीं करूँगा। डिफाइन काइनेटिक एनर्जी। फोर्थ है डिफाइन डायनेमिक्स। और फिफ्थ है व्हाट इज काइनेमेटिक्स। ये सब जो है आपके लिए हो सकता है नया हो। ठीक है, व्हाट इज काइनेमेटिक्स अभी बताऊंगा एक एक करके आपको। और मैंने पहले ही लिख दिया है, जो अपने पेपर की लैंग्वेज है वो मैंने पहले ही लिख दी है। ओके, डिफाइन पोटेंशियल एनर्जी, व्हाट इज फोर्स। फोर्स तो लगभग सभी को पता होगा। ठीक है, फिर फोर्स बस एक कहने का अपना एक अंदाज होता है, एक्सप्लेन करने का एक तरीका होता है, जो हम पेपर में लिखें खूबसूरती के साथ और कम से कम शब्दों में। क्योंकि सवाल जो एक क्वेश्चन है सिर्फ 2 नंबर का है। ठीक है, 5 सवाल करने हैं, कुल मिलाकर के ये 10 नंबर का सवाल है। ओके, अब हम शुरू करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है हमारा वो है व्हाट इज मैकेनिक्स। मैकेनिक्स को मैं पहले हिंदी में एक्सप्लेन कर दूं, बाकी तो आप उतार ही लोगे। ठीक है, मैकेनिक्स क्या होता है, ये भी एक फिजिक्स की ही ब्रांच है, आप ऐसे मान लो, उसी के फैमिली का है ये। ठीक है, मैकेनिक्स थोड़ा सा इसमें फ़र्क है, और फ़र्क भी बड़ा इंटरेस्टेड है। क्योंकि जहाँ तक है मुझे, आपने सवाल तो किए होंगे, फिजिक्स आपने मैंने पढ़ाई है आपको, और भी सर आते रहे पढ़ाते रहे, और फिर मैकेनिक्स ही पढ़ाते हैं हमारे गोपेश सर। अब आप ये देखो कि आपके दिमाग में आया हो या ना आया हो, लेकिन अब जरूर आ जाएगा जब मैं आपसे पूछूंगा। जैसे फिजिक्स के जो सवाल हैं, ठीक है ना, जो प्रॉब्लम्स हैं, और मैकेनिक्स की वो सेम है। वही ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी, मोशन, एक्सेलरेशन, सब कुछ वही चीज़ है। वही स्टडी करते हैं हम उसके ऊपर, जो हमें फिजिक्स में पढ़ाया जाता है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, है ना, तो सब कुछ वही है। फिर फर्क क्या रह गया, फर्क मैं आपको आज बता देता हूँ इसमें। देखो मैकेनिक्स क्या है, मैकेनिक्स और फिजिक्स में सबसे बड़ा अंतर यह है, फिजिक्स में हम नए नए फार्मूलों की खोज करते हैं, नए नए सिद्धांत प्रिंसिपल्स हम तैयार करते हैं। ठीक है, उस पर हम मतलब नए नए कंसेप्ट बनाए जाते हैं, जिसकी हेल्प से हमारे मशीनें का डिजाइन हो सकता है, मशीनों की मरम्मत हो सकती है, हम नई नई मशीनें बना सकते हैं। ठीक है, बना सकते हैं, ध्यान रहे, खोज करने में बनाने में अलग है। फिजिक्स का रोल है नई नई चीज़ों की खोज करना। ठीक है, लेकिन जो मैकेनिक्स है वो फिजिक्स के द्वारा दी गए जो कंसेप्ट हैं, फार्मूले हैं, प्रिंसिपल्स हैं, उनकी हेल्प से मैकेनिक्स क्या करती है, मशीनों को मैन्युफैक्चरिंग करती है, मशीनें डिजाइन करती है, वो मशीनें बनाती है। यहाँ तक क्लियर है। मैकेनिक्स का काम ही ये है। मैकेनिक्स को अगर और आसान करें तो मैकेनिक्स का काम है उन मशीनों के बारे में स्टडी करनी
जो ज़्यादातर मैकेनिकल से जुड़ी हुई हैं। ठीक है, जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग है उनके लिए ये सब्जेक्ट बहुत ज़रूरी है, जो मैकेनिकल से इंजीनियरिंग कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि इसके बिना हम मशीनें नहीं बना सकते। मैकेनिक्स में उन सब मशीनों की स्टडी होती है जो मैकेनिकली तरीके से तैयार होती हैं, डिजाइन होती हैं, बनाई जाती हैं फैक्ट्रियों वगैरह में। ठीक है, और वो भी मैकेनिक्स होता है जो मशीनों के बारे में अच्छी जानकारी रखता है, जो उसमें उपयोग होने वाले टूल्स हैं उनकी जानकारी रखता है, मशीन का जो कंसेप्ट है, प्रिंसिपल है, उसके बारे में जानकारी रखता है, और मशीनों को बना सकता है, मशीनों को रिपेयर कर सकता है, वो भी मैकेनिक्स होता है। लेकिन चीज़ तो सेम ही है भाई, मैकेनिक्स। ठीक है, ज़्यादा फर्क नहीं है। उसमें एस लग गया है, वो मैकेनिक यानी कि मिस्त्री, ये मैकेनिक्स है। ठीक है, दोनों का सेम काम है। तो मैकेनिक्स, व्हाट इज मैकेनिक्स, तो मेरे ख्याल से मैकेनिक्स के बारे में आप समझ गए होंगे। अब हम इसे लिखें कैसे क्वेश्चन पेपर में, वो भी एक मेन काम है। अब आप देखिए ध्यान से, यहाँ पे क्या है हमारा, द एरिया ऑफ मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स। एक लाइन देखते हैं पहले हम, ये क्या है, जो मैकेनिक्स का जो एरिया है वो क्या है, मैथमेटिक्स और फिजिक्स का। इसमें मैथमेटिक्स भी है इंक्लूड, आप ऐसा मान लो, और इसके अंदर फिजिक्स भी शामिल है मैकेनिक्स के अंदर। भाई बिना कैलकुलेशन के तो हम कुछ कर नहीं सकते ना, कोई प्रॉब्लम सॉर्ट आउट नहीं कर सकते। मान लीजिए किसी का एक्सीलरेशन निकालना है, वेलोसिटी निकालनी है, किसी का फोर्स निकालना है, तो हम कैसे निकालेंगे, विदाउट कैलकुलेशन के नहीं निकाल सकते। और कैलकुलेशन मतलब मैथ, और फिजिक्स में तो इसके सिद्धांत कंसेप्ट लगे ही होते हैं, जितने भी हमारी ये फार्मूले वगैरह होते हैं फिजिक्स के, वो सब इसी में लगे होते हैं। ठीक है, अब आ जाइए आप दूसरी, कंसर्न विद द रिलेशनशिप बिटवीन फोर्स, मैटर एंड मोशन अमॉन्ग फिजिकल ऑब्जेक्ट। जितने भी फिजिकल ऑब्जेक्ट होते हैं हमारे मैकेनिक्स का उससे सीधा रिलेशन होता है। जो भी हमारे उसके अंदर आते हैं, जैसे फोर्स हो गया, कोई मैटर है, उसके अंदर होने वाला ऑब्जेक्ट का मोशन है, और जो भी हमारे फिजिकल ऑब्जेक्ट हैं। ठीक है, बस आपको इतना ही लिखना है, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लेना पॉज करके। ओके, अब हम चलते हैं दूसरे क्वेश्चन के ऊपर, व्हाट इज स्टैटिक्स। व्हाट इज स्टैटिक, पहले मैं इसे एक्सप्लेन कर देता हूं आपको, फिर ये जो लिखे हुए सेंटेंस इनको समझने में आपको आसानी रहेगी। स्टैटिक्स क्या है भाई, ये भी मैकेनिक्स का हिस्सा है, ये भी पार्ट ऑफ मैकेनिक्स है ना। तो ये पार्ट ऑफ मैकेनिक्स है, तो हम स्टैटिक्स में क्या करते हैं, स्टैटिक्स में जो हम स्टडी करते हैं उन ऑब्जेक्ट की होते हैं जो रेस्ट स्टेट में होते हैं, जो रेस्ट कंडीशन में होते हैं, जो रेस्ट स्टडी में होते हैं, जो मूविंग नहीं कर रहे होते। ठीक है, हम उन ऑब्जेक्ट पे हम क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। क्योंकि जो रेस्ट में है उस पर भी फोर्स लगते हैं, वो अलग बात है कि वो मोशन में नहीं है, फोर्स तो लग रहा है ना। हो सकता है रिक्वायर्ड फोर्स ना लग रहा हो कि भाई वो मूव कर सके, या अपोजिट साइड में फोर्स लग रहा हो जिसे मूव करने का मौका ही ना मिले। हाँ, अब मैं आपको बता दूं, कोई भी ऑब्जेक्ट खड़ा हुआ है, मान लो ये ऑब्जेक्ट है कांस्टेंट है, स्टेट स्टेट बिल्कुल रेस्ट पोजीशन में है। अब एक फोर्स इधर से लगा रहा हूँ 10 kg का, और एक फोर्स मैं यहाँ से लगा रहा हूँ, तो फोर्स तो लग रहा है बट मोशन तो हो ही नहीं रहा। क्यों, दोनों फोर्स आपस में लग करके ये क्या हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, जीरो हो जाते हैं। जब कोई दो फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगते हैं तो उन फोर्स का जो रिजल्टेंट फोर्स होता है वो जीरो होता है, तो उसमें मोशन कहाँ से होगा, राइट। तो ऐसी बात नहीं है कि कोई बॉडी मतलब बिल्कुल रेस्ट पोजीशन में है और उसमें कोई फोर्स काम ना कर रहा हो। अब मैं आपको गिनाता हूँ फोर्स, एक ग्रेविटी फोर्स है जो हमेशा काम कर रहा है, वो तो एक्चुअल में करेगा करेगा, और एक ग्रेविटी के अपोजिट एक फोर्स है जो उसका कोई भी ऑब्जेक्ट है उसका वेट है, वो भी उधर रिएक्शन करता है, रिएक्ट करता है। ठीक है ना, ग्रेविटी फोर्स नीचे को लग रहा है, उसका फोर्स ऊपर को लग रहा है, तो क्या होगा, तो फोर्स की कमी है ही नहीं इसमें। डिपेंड करता है फोर्स की डायरेक्शन क्या है और उसकी किस सिचुएशन में है। ठीक है, वो ज़्यादा मायने करता है, तभी उसमें मोशन होगा। तो वो सारे हमारे ऑब्जेक्ट जो रेस्ट स्टेट में हैं, बिल्कुल
शून्य अवस्था में हैं, ब्राह्मा अवस्था में हैं, उन सब पे स्टडी करने के लिए हम क्या कहते हैं, वो होती है स्टैटिक्स। स्टैटिक्स के अंदर इस तरह की सारी स्टडी आती हैं। इसमें कोई भी ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा होता। अब आप देख लीजिए सेंटेंस क्या बनेगा इसका। स्टैटिक इज द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स। क्लियर है, इसमें समझाने वाली बात ही नहीं है। ये भी क्या है, एक मैकेनिक्स की ब्रांच है। ठीक है, स्टैटिक्स इज द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स दैट डील विद बॉडीज एट रेस्ट और फोर्सेस इन इक्विलिब्रियम। भाई जैसे कोई बॉडी बिल्कुल रेस्ट पोजीशन में है, ठीक है, इससे क्या होता है, उस पर हम लोग स्टडी करते हैं। जो हमारी उसकी बॉडी पर जो हम स्टडी करते हैं, जो बॉडी रेस्ट पोजीशन में होती है, उस पर कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं, है ना, वो क्यों आगे मूव क्यों नहीं कर रही, ठीक है, तो उस पर हम सारी स्टडी करते हैं। वो कहलाती है हमारी स्टैटिक्स। ठीक है, ये हमारी कहलाती है स्टैटिक्स। क्लियर हो गया। अब तीसरा जो है हमारा है डिफाइन काइनेटिक एनर्जी। देखो, अब ये भी आपका बहुत पढ़ा हुआ है। काइनेटिक एनर्जी मैंने बहुत ही अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया है एग्जाम्पल दे दे करके। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, जो किसी मूविंग ऑब्जेक्ट के अंदर ये काइनेटिक एनर्जी पैदा होती है। जो बॉडी रेस्ट में है वो उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी 0 होती है। क्लियर है ये बात। भाई काइनेटिक एनर्जी में जो चीज चल रही है, जिसके अंदर मोशन है, जितना फास्ट मोशन उतनी ज्यादा काइनेटिक एनर्जी। उसका फार्मूला आपको पता ही होगा, 1/2 mv²। क्लियर है ना, 1/2 mv², यानी कि m क्या है, मोशन है, v उसकी वेलोसिटी है। किसी भी चीज की वेलोसिटी जितनी ज्यादा होगी उतनी ही ज्यादा उसकी काइनेटिक एनर्जी होगी। ठीक है, ये क्लियर बात है। तो काइनेटिक एनर्जी जो है हमारी, और अगर सर्कुलर मोशन में है कोई भी चीज, तो उसकी होती है 1/2 mr² की। ओके, तो ये हमारी काइनेटिक एनर्जी है। और जैसे हमारा कोई ट्रक, कोई ट्रेन जितना फास्ट चल रहा होगा, देखिए अगर स्लो है कोई आपका वाहन और कोई दो वाहन आपस में टकरा जाएं, तो उनमें ज़्यादा नुकसान नहीं होता। क्लियर है। लेकिन जितने फास्ट होंगे, यानी जितनी उनकी वेलोसिटी ज़्यादा होगी, उतना ही उनके अंदर ज़्यादा टूट फूट होती है। क्लियर है। तो काइनेटिक एनर्जी को एक्सप्लेन करने के लिए तो आपके लिए बहुत सारा मटेरियल है। जैसे अब मैं बता दूं, काइनेटिक एनर्जी इज द एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट हैज बिकॉज ऑफ इट्स मोशन। किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर काइनेटिक एनर्जी क्यों है, क्योंकि वो मोशन स्टेज में है। अगर वो मोशन में है तो काइनेटिक एनर्जी है, अदरवाइज में काइनेटिक एनर्जी नहीं है। ये देखो मैंने कितना सा सुंदर सा, ये आपका मुश्किल से 1-1.5 लाइन में आ जाएगा। काइनेटिक एनर्जी इज द एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट हैज बिकॉज ऑफ इट्स मोशन, क्योंकि वो मोशन में है। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 4, डिफाइन डायनेमिक्स। देखो छोटे छोटे शब्द हैं, जानकारी है तो आपके लिए गाजर हलवा है, और जानकारी नहीं है तो यही पहाड़ बन जाएगा आपके लिए। ठीक है, अब डायनेमिक्स क्या है। डायनेमिक्स भी सिंपल 2 शब्दों में आपको बता दूं। स्टैटिक क्या थी, जो बॉडी रेस्ट कर रही है, और डायनेमिक क्या है, जो बॉडी मोशन में है, उसके ऊपर जो भी हम स्टडी करते हैं वो क्या आता है इसके डायनेमिक्स के अंदर। क्लियर बात यहाँ तक। तो आप इसको देख लेते हैं कैसे लिखा हुआ है। डायनेमिक्स इज द स्टडी ऑफ हाउ मूविंग ऑब्जेक्ट्स बिहेव। डायनेमिक्स इज द पार्ट ऑफ मैकेनिक्स। देखिए ये सारे क्या हैं, पार्ट्स ऑफ मैकेनिक्स हैं। और डायनेमिक बस इतना ही है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। बस ये मेरा बोर्ड बड़ा है, इसमें एक लाइन में आ गया है। डायनेमिक इज द स्टडी ऑफ हाउ मूविंग ऑब्जेक्ट्स। हम स्टडी करते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट कैसे मूव कर रहा है, चलते हुए मूविंग वाले ऑब्जेक्ट में हम स्टडी करते हैं। ठीक है, बिहेव डायनेमिक्स इज द पार्ट ऑफ मैकेनिक्स। क्लियर है, ये भी पार्ट ऑफ मैकेनिक्स है। सवाल नंबर 5,
एक आता है काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स जो मैंने शुरू में आपको डेफिनेशन दी थी, भाई मैकेनिक्स क्या है, फिजिक्स क्या है, यही फ़र्क है। इसमें ज़्यादा एक्सपेक्ट करने की ज़रूरत ही नहीं है। डायनेमेटिक्स क्या होता है, जो सिर्फ उसके मूवमेंट पे, एक्सेलरेशन पे, वेलोसिटी पे स्टडी करता है। उस चीज़ पे काइनेमेटिक्स स्टडी नहीं करता कि अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो मोशन में आने के लिए ऐसी क्या बात है जिसे उसे मजबूर किया गया है ऑब्जेक्ट को कि वो मूव होने लगा। उस रीजन को, उस कॉज को ये स्टडी नहीं करता। कौन नहीं करता स्टडी? काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स सिर्फ फोर्स अगर लग रहा है तो फोर्स के ऊपर स्टडी करेगा, उसकी डायरेक्शन कितनी है, ऑब्जेक्ट किधर को जाएगा और वगैरह वगैरह, उसका एक्सेलरेशन क्या होगा, वेलोसिटी क्या होगी। लेकिन फोर्स कहाँ से आया, क्यों आया, कैसे लगा, कोई ऑब्जेक्ट मोशन में कैसे आया, इस पे स्टडी काइनेमेटिक्स नहीं करता। ठीक है, अपोजिट इसके फिजिक्स है ही, मैं बता चुका हूँ। फिजिक्स हमारे फार्मूलों पे स्टडी करता है, नए नए फार्मूले खोजता है। ठीक है, और वो जो वही उसका कॉज होता है जो किसी वस्तु को मूव होने के लिए मजबूर करता है। ठीक है, वो सब हमारा फिजिक्स में आता है। काइनेमेटिक्स इस सब की स्टडी नहीं करता। ठीक है, अब हमारा क्या है, डायनेमेटिक्स हो गया। 6 नंबर है डिफाइन पोटेंशियल एनर्जी। अब पोटेंशियल एनर्जी भी देखो, सब ऐसे ऐसे सवाल हैं जो एक नॉर्मल हैं, जो हर स्टूडेंट को आने चाहिए, और सारे के सारे क्वेश्चन ये 10th क्लास के ही हैं। आप 11th का मुश्किल से कोई एक आध होगा नहीं, कोई 11th का नहीं है, और 10th आप लोग करके ही आए हैं, तो मुझे नहीं लगता इसे समझने में मुश्किल हो रहा होगा। ठीक है, और इसी तरीके से मैंने बहुत ही छोटे रूप में इसका आंसर दिया है। तो अब आप देख लीजिए क्या है पोटेंशियल एनर्जी। फार्मूला आपको पता ही होगा, क्या होता है पोटेंशियल एनर्जी का? mgh। अब देखो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं, दोनों में से कोई एक ही रहेगा। अगर काइनेटिक एनर्जी है तो पोटेंशियल एनर्जी नहीं होगी, मतलब जीरो होगी। और अगर पोटेंशियल एनर्जी है तो काइनेटिक एनर्जी उसके अंदर जीरो होगी, नहीं होगी। एग्जाम्पल मैंने आपको बता ही दिया। मान लीजिए ये मेरा मार्कर है, ये मैंने यहाँ पे रख दिया ला करके, अब ये रेस्ट पोजीशन में है। ठीक है, लेकिन इसके अंदर क्या जीरो है? इसके अंदर काइनेटिक एनर्जी जीरो है और पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है। जब मैं इसे छोड़ूंगा तो क्या होगा कि काइनेटिक जो इसकी पोटेंशियल एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी, यानी कि ये मूव होने लगेगी नीचे की साइड में। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब देखो मैकेनिक्स और फिजिक्स में समझा दूं इसी के अंदर। जो मैकेनिक्स है, यहाँ से काम शुरू होता है मैकेनिक्स का। यहाँ ऊपर कैसे आया इसका मैकेनिक्स का कोई मतलब नहीं है, लेकिन जब मैं इसे नीचे ड्रॉप करूंगा, छोड़ूंगा, तो कितनी वेलोसिटी से नीचे जा रहा है, उसका एक्सेलरेशन क्या होगा, ये सारे पे काम मैकेनिक्स करता है। सब आपस में एक दूसरे से मैच कर रहे हैं। तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है, जब मैं ड्रॉप करूंगा तो पोटेंशियल एनर्जी धीरे धीरे कम होने लगेगी और काइनेटिक एनर्जी जमीन के पास पहुंचते पहुंचते ग्राउंड तक इसकी मैक्सिमम हो जाएगी। समझ में आ गया पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? एप्लीकेशन बता दूं, जितने भी हमारे थर्मल पावर प्लांट होते हैं, वो सॉरी हाइड्रो पावर प्लांट होते हैं, जहाँ बड़े बड़े डैम बनाए जाते हैं, वो डैम में क्या होता है? पानी भरा होता है। पानी क्या है? उसकी पोटेंशियल एनर्जी भरी हुई है। भाई जितना ज़्यादा ग्राउंड से ऊपर रहेगा तो mgh फार्मूले से m तो बढ़ गया, g हमारा कांस्टेंट है, और जितनी ज़्यादा हाइट पे होगा उतना ही ज़्यादा उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी होगी। जरा सोचो, आपके शहर में, मोहल्ले में, कस्बे में जो पानी की टंकी होती है सारी बिल्डिंगों से ऊपर होती है। अगर किसी बिल्डिंग से नीचे रह गई पानी की टंकी तो क्या होगा? उस बिल्डिंग के ऊपर पानी नहीं चढ़ पाएगा। जितनी ऊंचाई तक टंकी है उससे ऊपर पानी किसी भी मकान में नहीं चढ़ पाएगा। इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा ऊंचाई पे पानी की टंकी
रखी जाती है। क्यों? क्योंकि mgh कब ज़्यादा होगा? जब उसकी हाइट ज़्यादा होगी। भाई जी तो कांस्टेंट है, हम क्या कर सकते हैं? हाइट बढ़ा सकते हैं और मास बढ़ा सकते हैं। मास मतलब जितना ज़्यादा उसके अंदर पानी भरेंगे उतना ज़्यादा उसका मास होगा। पानी कैसे भरेंगे? हमें उसके लिए बहुत बड़ी टंकी बनानी पड़ती है। तो इसलिए हमारा जो पोटेंशियल एनर्जी है वह हम मैक्सिमम कर लेते हैं, राइट। तो पोटेंशियल एनर्जी भी शायद आपने भूलने के लायक नहीं है। अब देखिए हम लिखने का क्या अंदाज है हमारा। पोटेंशियल एनर्जी इज द एनर्जी दैट इज स्टोर्ड, ध्यान दो, स्टोर्ड इन एन ऑब्जेक्ट। क्या होती है पोटेंशियल एनर्जी? किसी ऑब्जेक्ट के अंदर स्टोर होती है। स्टोर एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू पोजीशन और कन्फिगरेशन। अब देखो यहाँ कंडीशन आ गई। कब? क्योंकि उसकी पोजीशन क्या है उस पर डिपेंड करती है। ग्राउंड पे है, ऊपर है, तो कितने ऊपर है, इस कंडीशन पर डिपेंड करती है हमारी पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, क्लियर है इसमें? ये तो बहुत आसान सा लग रहा सेंटेंस। पोटेंशियल एनर्जी इज द एनर्जी दैट इज स्टोर्ड इन एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू पोजीशन। ये मानने वाली बात है, ड्यू टू पोजीशन और कन्फिगरेशन। कोई भी ऑब्जेक्ट एक ही है, अलग अलग जगह पे हम रखेंगे उसे, तो पोटेंशियल एनर्जी उसकी चेंज होती रहेगी, क्योंकि डिपेंड करती है उसकी हाइट क्या है। ओके, अब हम चलते हैं 7 एंड लास्ट, व्हाट इज फोर्स। अब फोर्स देखिए, सबको पता है बिना फोर्स के हम किसी चीज को धकेल नहीं सकते, किसी चीज को खींच नहीं सकते। यानी कि अगर डेफिनेशन कहें कि वो कारण, वो रीजन जो किसी ऑब्जेक्ट को ढकेल सके या खींच सके, और इसकी शुद्ध भाषा में वो रीजन जो किसी भी ऑब्जेक्ट के स्टेट को चेंज कर सके। जैसे अगर वो रेस्ट स्टेट में है, ठीक है, तो उसे मूव कर दे, और अगर कोई मूविंग स्टेज में है तो उस पर एक फोर्स लगा करके या तो उसे रोक देगा या उसकी वेलोसिटी को कम कर देगा, हम उसे कहते हैं फोर्स। ठीक है, अब आप देखिए इसका लिखने का। अ फोर्स इज द चेंज ऑफ स्टेट। फोर्स क्या है? जो चेंज ऑफ स्टेट, किसी भी स्टेट को चेंज करने की ताकत रखता हो, ऑफ एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू एक्सटर्नल सराउंडिंग। कब? जब हम एक्सटर्नल कोई उस पर हम जब फोर्स लगाते हैं, और डिपेंड करता है उसके आसपास अराउंडिंग में, ठीक है, कहीं भी ऊपर नीचे दाएं बाएं कहीं भी फोर्स लग रहा है, और उसके अंदर उसकी अगर स्टेट चेंज हो रही है, चलता हुआ रुक रहा है, रुका हुआ चल रहा है, तो ये सब क्या कहलाता है? हमारा फोर्स कहलाता है। ठीक है, तो बेटा इसको मैं थोड़ा साइड में हो जाता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, बाकी तो ले लेना, और इसको अच्छे से स्टडी कर लो। सेक्शन ए ज़्यादा भारी नहीं है, बहुत ही आसान है। ठीक है, इसे कंप्लीट करता, और मैं आपको कल एक बनाता हूँ इसका बी सेक्शन। ओके बेटा, ठीक है, बाय बाय, गुड नाइट, थैंक यू।